नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएस संगम। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को कहीं ना कहीं जीएस संबंधी जानकारियां जुटाएंगे। जैसे कि आज हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में भी गुलाम वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे, और अगली क्लास में हम खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम तुगलक वंश के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम सैयद वंश के बारे में चर्चा करेंगे, लोदी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम हिस्ट्री का सिलेबस टॉपिक वाइज इस चैनल के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहेगी, और इसके बाद 1526 से बाबर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा। वहीं बात करें दिल्ली सल्तनत में, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा और किस वंश का शासन सबसे कम रहा। तो दूसरे नंबर पे आता है खिलजी वंश। 1290 से 1320, लगभग 30 वर्ष तक सबसे कम शासन खिलजी वंश का दिल्ली सल्तनत पे रहा। वहीं तुगलक वंश का सबसे अधिक शासन दिल्ली सल्तनत पर रहा, 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है साथियों, लगभग ये 94 वर्ष तक रहा। सैयद वंश, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसका शासनकाल 1414 से 1451 तक। और वहीं लोदी वंश की बात करें तो 1451 से 1526 तक। ठीक है साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम चर्चा करेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। बात करें गुलाम वंश की तो इसे दास वंश, ममलूक वंश, इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। यह गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करने से पहले गौरी का गुलाम था। गौरी ने इसे मिर्ज़ा अजीज़ से ख़रीदा था। मलिक तथा सिपह सालार की इसने उपाधि धारण की। ठीक है साथियों, जब यह गौरी का गुलाम था तो गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर आखूर पद दिया। अमीर आखूर का मतलब होता है अस्तबल का प्रमुख, अस्तबल जहाँ घोड़े रहते हैं। इसका शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। इसकी मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते हुए हो गई। चौगान यानी कि पोलो, जिसे हम पोलो भी कहते हैं। इसे पील बख्श, लाख बख्श, हातिम सेकंड के नाम से भी जाना जाता था, और इसे कुरान खां के नाम से भी जाना था। इसके गुरु बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती। इसने अपने नाम के कभी भी सिक्के नहीं चलवाए और ना ही कभी खुतबा पढ़वाया। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसने अपने नाम का कभी खुतबा नहीं पढ़वाया, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हम बात करेंगे ऐबक के निर्माण कार्यों की। तो ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई, और यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोपड़ा विग्रहराज सेकंड कविबंधु ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय था। इसको तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है साथियों, और कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापत्य कला के लिए विशेष जाना जाता है, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार की हाइट से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर थी। इसे 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है साथियों, हम बात करें
इसके साथ साथ कि भारत की सबसे पुरानी मस्जिद कौन है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, एसएससी के एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चेरामन जुमा मस्जिद जो कि केरल में स्थित है, गुंबद कला तथा मेहराब कला का जनक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी जी थे और इनकी पुस्तक ताजुल मासरी। ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है और पूछा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा किसने बनवाया था, तो इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह गुलाम वंश का शासक होता है, जिसे इल्तुतमिश ने जुड़के युद्ध में हरा दिया और उसके बाद गुलाम वंश की वागडोर संभाली। इल्तुतमिश को कहा जाता है कि यह गुलामों का गुलाम था। गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने अमीर उल उगरा की उपाधि धारण की। अमीर उल उगरा का मतलब होता है ईश्वर की भूमि का रक्षक। इसके पिता इलम खां थे और इसने राजधानी दिल्ली को बनाया। इसे दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इक्ता प्रथा को इसने चलाया और तुर्के चहलगामी का गठन किया। तुर्के चहलगामी में 40 सरदार थे। ठीक है साथियों, न्याय का घंटा आगरा में लगवाया। इसके दरबारी कवि बर्नी थे, जिन्होंने तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी। खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, तो वो इल्तुतमिश था। अली इस्माइल ने इसे प्रथम सुल्तान की उपाधि दी। तो अली इस्माइल ने प्रथम सुल्तान की उपाधि किसे दी, तो इल्तुतमिश को दी। ठीक है साथियों, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश तथा यल्दोज के बीच में हुआ, जिसमें यल्दोज हार गया और इल्तुतमिश की विजय हुई। इसने जीतल और टंका नामक मुद्राएं चलाईं। टंका का वजन लगभग 11 ग्राम होता था, लगभग 175 ग्रेन। टंका चांदी का होता था और जीतल तांबे का बना हुआ होता था। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। 1221 में मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, जिसका नेतृत्व चंगेज खां ने किया। चंगेज खां तिमोचिन ने किया। ठीक है, मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को माना जाता है और सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। अपने बड़े बेटे महमूद की याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। अतारकिन का दरवाज़ा नागौर में इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश की जाति शमसी थी और इसके दरबारी कवि मिन्हाज-उस-सिराज ने तबकात नासरी नामक पुस्तक लिखी। कभी कभी पुस्तकों से प्रश्न पूछ लिया जाता है और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मिन्हाज-उस-सिराज तबकात नासरी लिखी, यह किसके दरबारी कवि थे, तो वहाँ पर आपका उत्तर इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है और इल्तुतमिश ने अपने मकबरे को स्वयं बनवाया। ठीक है साथियों, क्योंकि इन लोगों को अपनी औलादों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपना मकबरा बनवा लिया। आगे हम बात करें, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कराया। इसके बाद चौथा शासक गुलाम वंश का आता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का बेटा था और इसकी माँ का नाम शाह तुर्कान था। कहते हैं कि जब इल्तुतमिश ग्वालियर में बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था, तो इसकी पुत्री रजिया सुल्तान इसे वहाँ देखने गई थी। वहीं इसने रजिया का राज्याभिषेक कर दिया और रुकनुद्दीन फिरोज मात्र जिस समय तक रजिया ग्वालियर में रही, उतने दिनों तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब हम बात करेंगे पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान की। ठीक है साथियों, रजिया सुल्तान
1236 से 1240 तक गुलाम वंश की शासिका और पहली मुस्लिम शासिका, जो तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी, और इसके पिता इल्तुतमिश थे। अल्तुनिया का विद्रोह तबर हिंद भटिंडा पंजाब में हुआ। रजिया कुल्हा तथा चोगा धारण करती थी। कुल्हा मतलब होता है टोपी और चोगा का मतलब होता है कुर्ता। इसने काले गुलाम याकूत को अमीर आखोर नियुक्त किया। इससे पहले मैं अमीर आखोर के बारे में बता चुका हूँ कि अमीर आखोर अस्तबल का प्रमुख होता है। याकूत की हत्या अल्तुनिया द्वारा कर दी गई। अल्तुनिया इसका प्रेमी था। कहते हैं कि अल्तुनिया इससे प्रेम करता था। अब रजिया का तो पता नहीं, इसलिए कहा जाता है कि रजिया याकूत को प्रेम करती थी, तो अल्तुनिया द्वारा याकूत की हत्या कर दी जाती है। बहराम शाह द्वारा अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करें तो रजिया के बाद गुलाम वंश का शासक आता है बहराम शाह, जो 1240 से 1242 यानी कि 2 वर्ष तक शासन करता है। इल्तुतमिश का यह बेटा है। इसने अपना नायब ए मुमलिकात एदगीन को नियुक्त किया। एदगीन को नायब ए मुमलिकात नियुक्त किया और एदगीन की इसने ही हत्या कराई। अब आप लोग सोचिए कि इसने एदगीन को पहले नायब ए मुमलिकात नियुक्त किया, उसके बाद हत्या कराई। क्योंकि यदि कोई आपको उच्च पद पर ले जाता है, फिर आप उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको गिरा भी सकता है, क्योंकि जो आपको उठा सकता है वो आपको गिरा भी सकता है। तैयर के नेतृत्व में 1241 में मंगोलों ने इसके ऊपर आक्रमण किया। इसके बाद गुलाम वंश का अगला शासक मसूद शाह आता है और यह लगभग 4 वर्ष तक शासन करता है। रुकनुद्दीन फिरोज इसके पिता हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद अगला शासक नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक दिल्ली सल्तनत पर अपना आधिपत्य जमाए रखता है। लगभग 20 वर्षों तक यह गुलाम वंश का शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन करता है। इल्तुतमिश का यह बेटा सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता था। कहते हैं इसके बारे में कि यह टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इसने नायब ए मुमलिकात बलबन को बनाया। किसे बनाया? बलबन को बनाया। ठीक है साथियों, नायब ए मुमलिकात वजीर को कहते हैं। किसे कहते हैं? वजीर को। और नसीरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। यूँ कहें तो बलबन इसका ससुर था। इसके बाद गुलाम वंश का नवा शासक बलबन आता है। बलबन 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर शासन करता है। इसका शासनकाल द्वितीय इलवरी वंश का शुरुआत माना जाता है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसे महमूद द्वारा उलूग खां की उपाधि दी गई। अमीर शिकार व अमीर आखोर बनाया। इसे लोह एवं रक्त नीति अपनाई तथा तुर्के चहलगामी का इसने अंत कर दिया। तुर्के चहलगामी के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तुर्के चहलगामी में 40 सरदारों का संगठन था। ठीक है साथियों, इसने सिजदा मतलब झुकना, पाबोस यानी कि चूमना और नौरोज उत्सव शुरू किया। नौरोज ईरानियों का मतलब पारसी धर्म के लोग नौरोज उत्सव को मनाते हैं। इसने खुद को ईरानियों का वंशज बताया और दिल्ली सल्तनत काल में पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा लागू हुई। इसने अपने दरबार का गठन फारसी पद्धति में किया और सैनिकों के लिए नगद वेतन व्यवस्था कराई। नगद वेतन व्यवस्था किसने कराई? तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो बलबन ने। इसने 2 विभाग बनाए, बरीद मवालिक और दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, वहीं गुप्तचर विभाग के प्रमुख को बरीद मवालिक। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की और 1279 तथा 1285 में बलबन के समय मंगोल आक्रमण हुए। 1279 में बंगाल विद्रोह तुगरिक खां ने किया। बुगरा खां
बलबन का बेटा था वह विद्रोह दबाने के लिए गया था। बलबन के दरबारी कवि एक बरनी हुए। बरनी ने पुस्तक लिखी है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के कभी कभी लेखक पूछ लिए जाते हैं आप लोगों के वनडे एग्ज़ाम्स में, तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं बरनी। अब इसके बाद सेकेंड लास्ट शासक केकूबाद बलबन का पोता आता है, जिसने किलोखरी का किला बनवाया। यहाँ से सिर्फ यही प्रश्न आता है कि किलोखरी का किला किसने बनवाया, तो केकूबाद ने। पूछ लिया जाता है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, तो कैमूर या केउमार, जिसे शमसुद्दीन सेकंड भी कहते थे, और गुलाम वंश का यह अंतिम शासक है। आई होप आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में खिलजी वंश के साथ। तो जय हिंद साथियों, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।